नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9 पर आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम कब तक होगा और सिलेबस में कोई चेंज होगा। एग्ज़ाम क्या 2 फेज में होगा, कब कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। जहां तक बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम अगस्त में होने का संभावना है। असमंजस में डाल दिया है। हर कोई सोच रहा है कि आगे क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस बीपीएससी एडीओ के नए इमेज का, इसकी बदलती हुई पूरी संरचना का विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में विश्लेषण करते हैं। इस पूरे मुद्दे को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नया परीक्षा प्रस्ताव आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि अब अचानक ये 2 चरण क्यों लाए जा रहे हैं। इसके बाद जो देरी हो रही है उसके असली कारण क्या हैं। फिर हम एक संभावित टाइमलाइन पर नजर डालेंगे और आखिर में मैं आपको वो उम्मीद की किरण दिखाऊंगा जो इस पूरी स्थिति में कहीं छिपी हुई है। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं अपने पहले बिंदु से, यानी नया परीक्षा प्रस्ताव। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो यही है कि एडीओ परीक्षा का नया रूप, या कहें कि बीपीएससी एडीओ का इमेज अब कैसा होने वाला है। आयोग आखिर इस पूरी टेस्टिंग प्रोसेस को कैसे और क्यों रिस्ट्रक्चर करना चाहता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी रणनीति इसी पर टिकी है। देखिए, पुरानी और प्रस्तावित व्यवस्था के बीच का अंतर एकदम साफ है। पहले क्या होता था, परीक्षा सिर्फ एक सिंगल फेज यानी एक ही चरण में होती थी, एक परीक्षा 2 और खेल खत्म। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है उसके मुताबिक आयोग अब इन परीक्षाओं को सिंगल फेज में बिल्कुल नहीं कराना चाहता। अब तैयारी ये है कि इसे डबल फेज में बदला जाए, यानी पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम पीटी कहते हैं और फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस। अब अगर हम पर्दे के पीछे चल रही तैयारियों को देखें तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला कदम उठ चुका है। सरकार को 2 चरणों के लिए बाकायदा अनुरोध भेजा जा चुका है। अब बस मई के महीने तक इस पर सरकार की मंजूरी आने का इंतजार है। और हाँ, एक और जरूरी बात, जब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक नया या संशोधित विज्ञापन भी आएगा। मतलब ये कि एप्लीकेशन विंडो फिर से खुलेगी, और इस बार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि आराम से 15 से 20 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। अब आते हैं अपने दूसरे अहम सवाल पर। आखिर अब 2 चरण क्यों? अचानक से ये जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका जवाब आयोग के इस तर्क में छिपा है। उनका कहना है कि कदाचार को रोकने के लिए प्रारंभिक परीक्षा सभी जिलों में आयोजित की जाए, लेकिन मुख्य परीक्षा विशेष रूप से राजधानी पटना में हो। यही इस पूरे फैसले का बेस है। दरअसल आयोग का सीधा सा मकसद ये है कि चयन प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष हो, कोई भी गड़बड़ी या सेंधमारी करके सिस्टम में न घुस सके। इसलिए फाइनल सिलेक्शन वाला जो फेज है उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में यानी पटना में रखने का प्लान है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब लाखों उम्मीदवार किसी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो ये मल्टी फेज सिस्टम उन्हें सीधे चुनने के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें फिल्टर करने के लिए होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कम है और रिजेक्शन प्रोसेस ज्यादा है। इतनी भारी भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटने के लिए आयोग को इस तरह की छलनी यानी कई चरणों की जरूरत पड़ती ही है। खैर, अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, परीक्षा में हो रही देरी। इसके पीछे असली वजह क्या है? अगर आप आयोग का कैलेंडर देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो कितना ज्यादा टाइट है। देखिए, 22 से 30 सितंबर का जो समय है वो पहले से ही टीआरई 4 परीक्षा के लिए पूरी तरह से बुक्ड है, और उसके तुरंत बाद अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक का समय आ जाता है जब बिहार में दशहरा, दिवाली और सबसे बड़ा पर्व छठ होता है। आमतौर पर इन त्योहारों के बीच परीक्षा आयोजित कराना लगभग नामुमकिन होता है, तो लॉजिकल सी बात है इन तारीखों पर तो परीक्षा हो ही नहीं सकती। तो फिर आखिर परीक्षा होगी कब? चलिए एक संभावित टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करें और मान लें कि सब कुछ सही रहा और समय पर मंजूरी मिल गई, तो आपकी पीटी परीक्षा नवंबर या दिसंबर तक जा सकती है। उसके बाद फरवरी तक पीटी का रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। फिर कहीं जाकर मार्च या अप्रैल में मेंस परीक्षा होगी और फाइनल रिजल्ट आते आते समझ लीजिए मई का महीना आ ही जाएगा। मतलब साफ है, इस डबल फेज स्ट्रक्चर के चक्कर में पूरी भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 1 साल का अतिरिक्त समय लग रहा है। लेकिन रुकिए, इस पूरी लंबी प्रक्रिया और देरी के बीच भी एक बहुत अच्छी बात है, एक ऐसी छिपी हुई उम्मीद की किरण जो शायद अभी सबको नहीं दिख रही। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए,
4 लाख उम्मीदवार। पुरानी सिंगल फेज प्रणाली में इतने सारे लोगों के बीच जो प्रेशर होता था वो आप सोच भी नहीं सकते। बस एग्जाम के दिन आपकी तबीयत थोड़ी खराब हुई या एक छोटी सी गलती हुई और आप सीधे रेस से बाहर, क्योंकि आपके पास मौका सिर्फ एक ही था। पर इस नई व्यवस्था की जो सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है वो यहां छुपी है। पुरानी व्यवस्था होती तो उन 4 लाख में से सीधे 935 सीटों के लिए मारामारी होती, लेकिन अब नई व्यवस्था में चूंकि मेंस होना है तो उन 935 सीटों का कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। इसका सीधा सा गणित यह है कि करीब 10 से 20 हजार उम्मीदवारों को मेंस देने का मौका मिलेगा। जरा सोचिए, जब इतने सारे एस्पिरेंट्स पीटी क्लियर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस कहां होगा। फिर शुरू होगा असली मिशन मोड, जहां मेंस के लिए सब अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जब 10 से 20 हजार लोगों को मेंस के लिए चुनना है तो जाहिर है कि शुरुआती पीटी का जो कट ऑफ है वो काफी नीचे गिर जाएगा। जो बच्चे सच में सीरियस हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उनके अगले चरण में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जब हम एडीओ की इस नई सच्चाई और बीपीएससी एडीओ के इस नए इमेज को अच्छे से समझ चुके हैं तो हमें करना क्या चाहिए? क्या बस हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। इस प्रतीक्षा अवधि का रणनीतिक इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी का काम है। अपनी इस ऊर्जा को आगामी 72वीं बीपीएससी सिविल सेवा पीटी में लगाइए, जहां इस बार अच्छी खासी सीटें आने की उम्मीद है। खैर, अंत में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या यह 2 चरणीय प्रणाली वाकई बिहार में परीक्षा के गिरते स्तर को सुधार पाएगी और पेपर लीक जैसी चीजों को हमेशा के लिए रोक पाएगी, या यह सिर्फ पूरी प्रक्रिया को और लंबा खींचेगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस परिचर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।